हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के 2018 के सॉल्व क्वेश्चंस के बारे में। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं आपको भले ही यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि 2018 के सॉल्व क्वेश्चन में मैं फिजिक्स आपको यहाँ पे कराऊँगा। तो फिजिक्स में भले मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराऊँगा, लेकिन इस 50 क्वेश्चंस में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक प्रॉपर मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप मतलब आपको फिर आगे जब 2019 का क्वेश्चन आप करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा आधा से ज़्यादा कंप्लीट है, क्योंकि मैं इसको एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं आगे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है इसमें क्या कह रहा है कि फॉर्म द फॉलोइंग फेनोमेना विच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई एज्यूमिंग। यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन आपको कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इसमें से कौन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई एज्यूमिंग लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम सबको पता है कि लाइट जो है हमेशा किस में ट्रेवल करता है, लाइट हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन ऐसा फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ट्रांसमिशन है, कौन ऐसा फेनोमेना है जो लाइट को प्रूव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो प्रूफ नहीं करता है, मतलब प्रूफ करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ना चले। तो हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करते चलते हैं। देखो, ऑप्शन सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे। आप सबको पता है इंसिडेंट रे आया, यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे गया। तो यहाँ पे कहीं भी आपको लाइट मुड़ते हुए दिख रहा है क्या, कहीं भी लाइट का जो रे है वो कहीं भी आपको टेढ़ा होते हुए दिख रहा है क्या, कहीं नहीं। मतलब ये भी प्रूफ कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि ये वाला जो सरफेस है ये मिरर रहता है, ये वाला जो रहता है ये मिरर रहता है। और इस मिरर पे जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट मतलब जो भी लाइट हम भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लो जो भी अपना टॉर्च वगैरह जिस भी चीज़ से लाइट अगर हम भेजेंगे तो इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही चीज़ है। अब देखो, रिफ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि ऑप्शन में मैंने रिफ्लेक्शन चेक कर लिया, रिफ्लेक्शन में हमें प्रूफ पता चल रहा है कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। ठीक, अब रिफ्रैक्शन को चेक करते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे ये इंसिडेंट लाइट आया, मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है। देखो, रिफ्रैक्शन सबसे पहली बात होता है कैसे है, तो रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन मीडियम। कोई भी पूछे रिफ्रैक्शन कैसे होता है तो आपको बोलना है ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम। ठीक है, जब हम मीडियम को चेंज करते हैं, मीडियम यानी कि अब जब भी लाइट को एयर से लेकर के आप किसी ग्लास में या किसी वाटर में आप लेके जाते हो तो वहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये वाला जो मीडियम है, ये मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और ऊपर वाला जो मीडियम है, ऊपर वाला है एयर। तो यहाँ होता क्या है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होता है और ग्लास में थोड़ा कम होता है, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ग्लास में क्या होगा कि वो बदल जाता है। तो सिंपल सीधी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लास में स्पीड बदलता है तो आपका क्या होता है, लाइट जो होता है वो बेंड करता है। ठीक है, लाइट जो होता है मुड़ता है। तो ये इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे वाला लाइट ऐसे मुड़ गया, तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे जैसे आपको दिखा हुआ ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड है। तो यहाँ पे लाइट आपका क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। ठीक, और फिर इस सरफेस से जैसे ही टकराता है वो चला जाता है। तो देखो, इस वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ जहाँ लाइट मुड़ रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और जो लाइट बाहर निकलता है उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, क्योंकि ये इमर्ज होकर बाहर आ रहा है ना, अपने पाथ से भटक करके बाहर आ रहा है। और ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि आप ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस कर गया, तो ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझे कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका इमर्जेंट रे है। ठीक, अब बहुत बच्चे लोग को दिमाग में रहता है कि सर ये जो पहली बात मैं आपको समझा दूं, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, चेंज इन मीडियम की वजह से। और चेंज इन मीडियम होने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। तो कोई पूछे रिफ्रैक्शन कैसे होता है तो बोलना मीडियम के चेंज होने की वजह से, और मीडियम के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है ना। तो जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाता है। ठीक है, और कितना भटकता है, अगर उसके डिस्टेंस को देखिए कि वो कितना भटका तो उसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और कितने एंगल से भटका तो उसको एंगल ई दिखाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आप इसको बस याद रखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर मान लीजिए एयर है और एयर से ग्लास में जा रहा है, तो लाइट किधर बेंड करेगा,
ये बहुत बच्चों का होता है। तो देखो एयर जो है वो कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और जो ग्लास है वो ग्लास कैसा मीडियम हो गया, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रेयर कब होगा, डेंसर कब होगा। तो आपको एकदम कॉमन सेंस से सोचना है, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहें, पार्टिकल्स काफ़ी गैप में रहे तो उसको आप कहते हैं रेयर, और जिसमें पार्टिकल कॉम्पैक्ट रहे मतलब एक साथ रहे तो उसको आप कहेंगे डेंसर। जैसे एयर है तो एयर में पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, और ग्लास में पार्टिकल क्या है, डेंस है मतलब गहरा है, तो वो हो गया आपका डेंसर। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे आप याद रखोगे कि ये जो लाइट है ये किधर बेंड करेगा। तो देखो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखो, आपका ट्रिक क्या है, DAR, आप ऐसे DAR से ट्रिक याद रखो। अगर कोई लाइट डेंसर से किधर जा रहा है, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये डेंसर है और ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, D से हो गया डेंसर और R से हो गया रेयर, और बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है अवे, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, अवे। तो जब कोई लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे द नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है, अवे मतलब होता है दूर और टुवार्ड मतलब होता है सामने। तो जब कोई लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे द नॉर्मल होगा, और इसका उल्टा कर दो, जब कोई लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड द नॉर्मल होगा। तो देखो यहाँ रेयर है और यहाँ डेंसर है, तो जब रेयर से डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ, देखो ये वाला जो रे है ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। और देखो यहाँ पे डेंसर है और ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल, ये वाला लाइन नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर भाग गया है ना। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रिफ्रैक्शन है, और ये रिफ्रैक्शन में भी कहीं प्रूफ नहीं हो रहा कि लाइट हमारा जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। तो रिफ्रैक्शन में भी प्रूफ हो रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी कहीं लाइट भटका नहीं है। तो इस हिसाब से रिफ्रैक्शन भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाते चलूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि डेंसर से रेयर जाएगा तो किधर जाएगा, अवे द नॉर्मल जाएगा कि किधर जाएगा, रेयर से डेंसर जाएगा तो किधर जाएगा, टुवार्ड द नॉर्मल जाएगा, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो चेंज इन मीडियम होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से। लाइट जो अपने पाथ से भटक जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो देखो डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, एकदम सिंपल सीधी बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपके घर में वेंटिलेटर होगा। वेंटिलेटर समझते हो ना, जो घर के बिल्डिंग के ऊपर में लगा रहता है, जिससे मतलब छोटा मतलब एयर वगैरह निकलने के लिए दिया हुआ रहता है। तो उसमें से जब सनलाइट आता है तो वहाँ से तो सनलाइट बहुत कम आता है, लेकिन हमें दिखता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आप सिंपल सीधी बात समझो कि एक मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे कार्डबोर्ड ले रखा है, ये जो ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है ये समझो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो ये हमने एक कार्डबोर्ड इस तरह से ले रखा है, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड में हमने एक छोटा सा होल किया। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सा लाइट दे रहे थे, जैसे ही हम इसमें छोटा सा होल किए तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि लाइट ऐसे बिखरा हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस छोटे से होल में लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भी लाइट है ना वो ऐसे बिखर जाएंगे, बिखरने की वजह से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरह से लाइट यहाँ पे ऐसे बिखर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पहले लाइट आ रहा था स्ट्रेट में, पहले लाइट स्ट्रेट चल रहा था, है ना, ये स्ट्रेट लाइट चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस छेद से पार हुआ ये बिखर गया। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एज पे आपको कर्व दिख रहा है, ठीक है, इस एज पे जो लाइट है वो हल्का कर्व होते हुए दिख रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रूफ होता है कि लाइट क्या हो रहा है, कर्व होता है। और आगे जब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई करोगे तो आपको वहाँ पे लाइट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से, जहाँ पे आपको YDAC पढ़ाया जाएगा। YDAC का मतलब होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो YDAC यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं ने ही डिफ्रैक्शन को समझाया था, तो उसी के बेसिस पे ये चीज़ है। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट बेंड करता है। अब इसके थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन में क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है, स्प्रेडिंग और बेंडिंग मतलब लाइट का बेंड होना। यहाँ का क्लियर बोल रहा है कि लाइट का बेंड होता है। वेव्स दे पासेस थ्रू एन अपर्चर और राउंड शेप। देखो क्या बोल रहा है, एक छोटे से छेद से माने अपर्चर से पास होगा, या फिर एक राउंड शेप से पास होगा, या फिर कोई एक राउंड एज से पास होगा, तो हमें एक ज्योमेट्रिकल शैडो देखने को मिलेगा, है ना, वो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो जो शैडो रीजन है वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्रिएट करेगा, है ना, डार्क और ब्राइट बैंड क्रिएट करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको इतना नहीं समझना है, आपको बस इतना समझना है कि कोई लाइट जब भी कोई शार्प एज कोई किनारा से पास होता है तो जो शैडो क्रिएट करता है, तो वहाँ पे हमें लाइट एक्चुअली में वो नहीं बेंड करता है, लेकिन
ज्योमेट्रिकली हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं लाइट को क्या करवाता है, बेंड करवाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन नहीं, कौन सा फिनोमेना है जो नहीं करवाता है, तो डिफ्रैक्शन है जो नहीं करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन दिया हो तो ट्रांसमिशन को भी समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन क्या होता है। देखो ट्रांसमिशन में कुछ नहीं होता है, जब कोई लाइट रेफ्रेक्शन करके और ये इस चीज़ को पूरा एकदम इंटर करके यहाँ से बाहर निकल जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। जैसे ग्लास हो गया, ये क्या होता है, ग्लास एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमें लाइट क्या होता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में निकलते हुए हमें दिखता है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो इमेज होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसा होता है। देखो तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पहले समझता हूँ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का हम लोग पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ना इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा जो सामने रखा हुआ है ये एक तरह का हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है ये, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से एक, ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है यहाँ से एक लाइट जा रहा है 90 डिग्री पे, जो भी लाइट 90 डिग्री पे जाता है, देखो ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री पे जा रहा है, तो जब भी कोई रे 90 डिग्री पे जाता है तो रिटर्न 90 पे आ जाता है, और फिर एक पॉइंट से यहाँ से जा रहा है और ऐसे ऐसे यहाँ से बेंड कर रहा है। तो एक यहाँ पे इसका बना। अब इसका जो शेडेड पार्ट है, मतलब इसका जो वर्चुअल पार्ट है, इसका पीछे मिरर के पीछे इसका वर्चुअल पार्ट यहाँ इमेज बनाएगा, और सेम इसका दूसरा वाला भी ऐसे ही बनाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इसमें इमेज बनता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज होता है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, ताकि हम जब भी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से क्वेश्चन आए तो उसको हम कर लें। तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, देखो यहाँ क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो आपको ये याद रखना है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो देखो अगर इसके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेज होता है, इसका जो इमेज होता है वो क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है। याद रखेंगे प्लेन मिरर का इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, और इसका जो इमेज होता है वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस का, जो एम्बुलेंस के आगे जो लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे मान लो अगर रेड लिखा हुआ है, RED ऐसे करके रेड लिखा हुआ है, तो अगर लैटरली इन्वर्टेड करें ना तो ये D आ जाएगा इधर, और इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा। मतलब राइट का चीज़ जो है वो राइट का चीज़ किधर दिखने लगेगा, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये D इधर आ जाएगा, और E जो है इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, और R जो है हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा मिरर में इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा करके लिखा हो रहता है, ताकि मिरर में हमको इस तरह से दिखे। अगर हम एम्बुलेंस में ऐसे लिख दें तो मिरर में हमको ऐसे दिखेगा, तो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो एम्बुलेंस को पास देना रहता है ना, तो क्या किया जाता है कि उसको इस तरीके से लिखा जाता है ताकि लोग जैसे ही मिरर में देखे तो उनको ये चीज़ लिखा हुआ दिखे, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, और हमेशा लैटरली इन्वर्टेड होगा, और इसका इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है। और इसका जो साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, है ना। देखो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे 4 पॉइंट देखा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज ऑफ इमेज एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्टेन फ्रॉम द सेम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, माने यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तुमको दिख रहा है, ये वाला जो दूरी है, और इधर से ये वाला जो दूरी है, ये दोनों दूरी क्या होगा, एकदम बराबर होगा, है ना। तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा। अब देखते हैं हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इतना हमने कर लिया, समझ लिया प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पहले ही गलत है, डबल तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, कि बोल रहा है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल होगा, तो गलत है। हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है कि ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ होगा। देखो क्या लिख रहा है, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सही है, और लेटरली इन्वर्टेड भी लिख दिया, तो मतलब लेटरली इन्वर्टेड भी सही है, मतलब ये 3 और 4 दोनों सही है। तो 3 और 4 किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। मैंने पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा बस क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने कह रहा है कि बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पून। मतलब स्पून के सरफेस पे जो कि ब्लज्ड आउटवर्ड, मतलब जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। कोई भी जो चम्मच होता है ना, चम्मच दो तरह से होता है, एक बाहर की तरफ निकला होता है, एक अंदर की तरफ। तो बोल रहा है कि जो ब्लज आउटवर्ड की तरफ जो निकला है वो कौन से मिरर को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर किस तरीके का होता है। देखो ये यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स कैसा होता है। देखो अगर हम लोग मिरर के अंदर साइड को, हम लोग मिरर के बाहर क्या कर दे, पेंट कर दे। ठीक है, जैसे इसके बाहर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो अगर इसके बाहर हमने पेंट कर दिया, पेंट यानी कि ओपेक बना दिया, है ना, कोई भी पेंट, और अंदर में हमने सिल्वरिंग कर दिया। ठीक है, तो जब हमने अंदर में सिल्वरिंग कर दिया तो ये बन गया कनकेव, और जब हमने बाहर में सिल्वरिंग कर दिया और अंदर में हमने बना दिया ओपेक तो ये बन गया कन्वेक्स। ये तो आपको पता होगा, है ना। और कनकेव के जहाँ सिल्वरिंग वाला पार्ट होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिल्वरिंग वाले पार्ट में आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखता है। और अपर्चर क्या होता है, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से ये जो मिरर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को बोलते हैं अपर्चर। अब ये अपर्चर छोटा होगा तो लाइट जो है बहुत दूर तक जाएगा। ये मतलब जैसे ऐसे है, ये भी कर्व है, तो यहाँ पे ये अपर्चर इसका ज़्यादा बड़ा है ना, ये वाला अपर्चर। लेकिन इसको ऐसे मोड़ दे तो इसका अपर्चर हो गया छोटा, और जब अपर्चर छोटा हो गया तो लाइट बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और ये जो बीच में जो इमेजनरी लाइन होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, और कनकेव में 6 डायग्राम बनता है। तो देखो जो बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये देखो अंदर की तरफ, आपको पिक्चर में क्लियर दिख रहा है, जो अंदर की तरफ है वो कनकेव होगा और जो बाहर की तरफ है वो कन्वेक्स होगा। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, कन्वेक्स। और कन्वेक्स हमेशा इरेक्ट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कन्वेक्स इन्वर्टेड नहीं होगा, क्या होगा, कन्वेक्स और इरेक्ट होगा, कनकेव तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 103। चलिए अब हम लोग इसी के बेसिस पे मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश करी है। तो देखिए आपसे रे डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कनकेव होता है ना, कनकेव आपका 6 डायग्राम बनाता है। कितने डायग्राम बनाते हैं कनकेव में, 6 डायग्राम बनता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो कनकेव का जो जिधर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम किधर रखते हैं, जिधर मिरर वाला पार्ट रहता है। तो मिरर वाला पार्ट इसका किधर है, अंदर साइड में है। तो अंदर साइड में है तो हम इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देखो पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे। एक हो गया कि पहले इन्फिनिटी पे रखें, फिर इन्फिनिटी और कर्वेचर का बीच में रखेंगे, फिर मान लो कर्वेचर पे रखेंगे, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, और फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो देखो कितना डायग्राम हो गया, 1 2 3। ठीक है, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में 4, ऐसे यहाँ पे आपको टोटल 6 डायग्राम बनेगा, है ना। एक इन्फिनिटी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक फोकस पे और एक फोकस और पोल के बीच में। तो टोटल 6 डायग्राम यहाँ पे बनता है, किसमें, कनकेव में। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स में केवल 2 डायग्राम बनता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स में जिधर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो देखो बाहर साइड में है, इधर है। अब बाहर साइड में है तो यहाँ कोई पोजीशन नहीं है कि आप यहाँ पे रख, जैसे यहाँ पे पोजीशन था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, कि फोकस पे रखेंगे, कि पोल के बीच में रखेंगे, ऐसे था पोजीशन था। तो आप यहाँ 6 डायग्राम बना लिए। लेकिन यहाँ कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पे 2 ही जगह रख सकते हो, या तो इन्फिनिटी पे रख सकते हो या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे रख सकते हो। तो 2 ही जगह रख सकते हो, इसलिए 2 डायग्राम। तो याद रखना कन्वेक्स मिरर में कितना डायग्राम बनेगा, 2, और कनकेव मिरर में कितना डायग्राम बनेगा, 6। तो ये डायग्राम पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, है ना। इससे एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग इसको जल्दी से देखते चलते हैं और याद करते चलते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फोकस पे बनेगा। तो ऐसे याद रखना, ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर इन्फिनिटी है तो इमेज पोजीशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। और देखो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा, एकदम मेरे बातों को एकदम ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोल रहा हूं, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा अगर उधर ही इमेज बन जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो रियल बनाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐसे ऊपर की तरफ रखा है और इमेज आपका ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, ठीक है, बात समझे। जिधर ऑब्जेक्ट रखे उधर ही इमेज बन गया तो रियल, और अगर ऐसे डायग्राम है
ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज अगर हमारा ऐसे बन गया नीचे की साइड में, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रे डायग्राम में देखें तो ये हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था और इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और देखो जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही इमेज बन गया। क्या इधर बना, मिरर के पीछे बना? नहीं, मिरर के इधर ही बन गया। तो इसीलिए क्या हो गया, ये रियल हो गया और इन्वर्टेड भी हो गया। और इन्वर्टेड के साथ साथ ये बहुत छोटा साइज का है, देखो पॉइंट है यहाँ पे, एकदम पॉइंट साइज बना है, इसलिए पॉइंट साइज। दूसरा मैंने बोला ना, पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो देखो इधर इन्फिनिटी है, इधर कहीं पे, इधर देखो इधर कहीं पे इन्फिनिटी होगा, है ना, इन्फिनिटी और कर्वेचर, ये कर्वेचर हो गया, इन्फिनिटी हो गया, उसके बीच में डाल दिए, है ना। तो देखो वही लिख रहा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बना, इमेज फोकस और पोल के बीच में बना। तो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और कर्वेचर के बीच में आपका इमेज बन गया। देखो इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है और इमेज थोड़ा छोटा है, और ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रखा है, इमेज देखो नीचे बन गया। तो ऑब्वियस ही बात है ये इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा और इमेज भी इधर ही बन गया, मिरर के इधर ही बन गया। क्या मिरर के पीछे इधर कहीं बन रहा है? नहीं, इधर ही बन गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा, है ना। तो ये रियल हो गया। और देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा था और इमेज थोड़ा छोटा दिख रहा है, और इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ये से याद रखते चलना है। आपसे पूछेगा कहाँ रखने पे क्या बनता है। फिर देखो अब हमारा नेक्स्ट पोजीशन क्या होता है, इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी कर्वेचर के बीच में रखा। अब इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो इमेज अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और ऑब्वियस ही बात है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज है, तो बन गया रियल, सेम साइज, बराबर साइज का बना और इन्वर्टेड बना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज इसलिए बनता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेस पास होता है, मिरर से जो भी रेस टकराता है वो 90 डिग्री पे टकराता है, डेट्स वाई ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, क्योंकि कर्वेचर पे रख दिया था। अब कर्वेचर के बाद कहाँ रखना है, हमें आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाएंगे तो कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो देखो बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच है। और ऑब्जेक्ट देखो छोटा है तो इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहली बात रियल तो है, रियल इसलिए है क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज है। और इनलार्ज हो गया, इनलार्ज इसलिए हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। और इन्वर्टेड नीचे बन रहा था, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिए थे, अब फोकस पे रखेंगे। तो फोकस पे थोड़ा आगे बढ़ाते चल रहे हैं, आगे एकदम पॉइंट पे, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी कर्वेचर के बीच में, फिर कर्वेचर फोकस के बीच में, फिर फोकस। तो फोकस पे आ गया। अब फोकस पे आ गया तो कितने कहाँ बन गया, इन्फिनिटी बन गया, उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो इससे पहले में क्या रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस पे आ गया तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। और ये क्या होगा, रियल होगा, है ना। इनफाइनाइटली लार्ज साइज, क्योंकि बहुत नीचे जाके बनेगा, बहुत बहुत ज़्यादा दूर में जाके, तो बहुत बड़ा होगा। और इन्वर्टेड तो होगा क्योंकि नीचे बन रहा है और इधर ही बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे आ गए। अब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट। तो जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज है, देखो बिटवीन पोल एंड फोकस रख दिए, तो हमारा इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के इधर बन गया। और जैसे ही मिरर के इधर बना, मतलब दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए कि वो वर्चुअल इमेज है। मैंने शुरू में ही बोला जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बन गया तो रियल, लेकिन उससे उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो बिहाइंड द मिरर बना है, मिरर के पीछे बना है, तो मिरर के पीछे बना है मतलब ये वर्चुअल होगा। और ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसलिए इनलार्ज होगा। और वर्चुअल के साथ साथ क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट क्यों होगा, देखो इरेक्ट के लिए मैंने नहीं बताया, इरेक्ट के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज भी ऐसे बन गया तो ये होता है इरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी मैंने ऐसे रखा है और हमारा इमेज जो यहाँ बन रहा है वो भी ऐसे बन रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। और उधर बना है इसीलिए वर्चुअल। ठीक है, तो होप कि आपको ये 6 डायग्राम समझ में आ गया होगा, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकदम इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, स्किप मत करना। इस वीडियो को बनाने का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में बहुत सारे टीचर्स ने बनाया है, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ इसको फिर से, आप चाहते तो वहीं से देख लेते, लेकिन मैं दोबारा इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट समझा सकूँ, है ना। अब देखो कन्वेक्स में 2 ही डायग्राम बन सकता है, या तो इन्फिनिटी पे बनेगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। तो देखो पहला कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेगा तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, है ना। तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पहली बात तो ये दिमाग में रखना, बिहाइंड द मिरर बनेगा और फोकस और पोल के बीच में बनेगा, इसीलिए हमेशा वर्चुअल बनाएगा। और स्मॉलर होगा, देखो वर्चुअल मिरर के पीछे बन रहा तो वर्चुअल, छोटा है तो स्मॉलर और इरेक्ट होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब मान लो एक इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी पे रखेगा तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना, मिरर के पीछे ही बनेगा और फोकस पे बनेगा। और क्या ऐसा होगा, ये वर्चुअल होगा और साथ ही साथ पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज क्यों होगा कि देख लो डायग्राम दिख रहा है, और साथ साथ इरेक्टेड भी होगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़ सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ, जो प्लेन मिरर होता है, कैसा मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। और साथ ही साथ जो कन्वेक्स मिरर होता है, वो कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, ये दोनों, बस कनकेव ही है जो कैसा बनाता है, रियल बनाता है। ठीक है, कनकेव ही क्या बनाता है, रियल बनाता है। ठीक, और एक केस में ये वर्चुअल बनाता है। कौन सा केस, जब हम फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में ये वर्चुअल बनाता है। बाकी सब केस में क्या बनाता है, रियल बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान से समझना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है ना, और वो प्रोड्यूस कर रहा है एकदम ब्राइट एंड शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन केप्ट एट अ डिस्टेंस x। तो बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर आ गया। देन x इज इक्वल टू द, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। तो तुम खुद से सोचो, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ होना चाहिए। ठीक है, और बोल रहा ब्राइट भी बना रहा है, मतलब चमक रहा है, और शार्प है, शार्प मतलब एकदम पॉइंट साइज होगा। तो बताओ x किसके इक्वल होगा, माने ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। तो हमें तो सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा, अभी जस्ट मैंने बढ़ाया, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज बनेगा फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पे। तो इसका इमेज क्या होगा, फोकल लेंथ। समझ में आ गया बात, तो ये चीज़ है, क्लियर है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। बोला सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। बताओ प्लेन मिरर जो होता है उसका कैसा नेचर होता है और वो कितना डिस्टेंस बनाता है इमेज का, ये हमें पता करना है। तो रियल तो नहीं बनाता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसी गलत हो गया। जैसे ही देखे रियल नहीं बनाता है, प्लेन मिरर रियल नहीं बनाता, वर्चुअल बनाता है। तो देखते हैं, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और सेम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के, और बिहाइंड द प्लेन मिरर है। तो ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस को देखते हैं। वर्चुअल इरेक्ट है, डिस्टेंस स्मॉलर है, डिस्टेंस स्मॉलर नहीं होता है, डिस्टेंस सेम होता है, प्लेन में हमने देखा था। वर्चुअल इरेक्ट है, डिस्टेंस लार्जर होता है, लार्जर भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। आपको एक बार ना कभी भी क्वेश्चन बनाओ ना, तो ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को चेक करो, और एकदम अच्छे से चेक करो। नेगेटिव बहुत बच्चा लोग इसलिए जोश में मार देता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोरा टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कनकेव। ठीक है, बोरा कनकेव मिरर से वर्चुअल मिल रहा है। तो तुम खुद से सोच लो ये कौन सा केस है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, वर्चुअल इमेज कनकेव कब देता है, जब कहाँ पे रखते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में। तो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन, हमें तो पता है कहाँ होना चाहिए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, है ना। इस ऑप्शन को देखने का जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही बता दोगे अरे वर्चुअल इमेज कनकेव तो एक ही केस में वर्चुअल देता हो, कौन सा केस है, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो बस यही है 106 नंबर। देखो, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स हैव। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, गाड़ी जो कनकेव मिरर होता है ना, बहुत बच्चा लोग सोचता है कि कनकेव मिरर जो होता है उसका यूज़ साइड मिरर में होता है। तो नहीं, याद रखना, गाड़ी जो होता है ना, कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, तो गाड़ी में 2 तरह के मिरर्स यूज़ होते हैं। कनकेव जो यूज़ होता है वो हेडलाइट में होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। और जो कन्वेक्स होता है वो किस में यूज़ होता है, कन्वेक्स जो होता है वो साइड मिरर में यूज़ होता है ना, साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर समझते हो ना, जो गाड़ी के पीछे लगा हुआ रहता है, मतलब साइड में लगा हुआ रहता है पीछे वाले लोगों को देखने के लिए, या पीछे जो आ रही है गाड़ी उसको देखने के लिए। तो वहाँ कन्वेक्स हो होता है। इसका कन्वेक्स इसलिए हो जाता है कि इमेज बड़ा दिखे, तो हमें लगेगा गाड़ी सामने आ गया तो हम बहुत जल्दी साइड कर लेंगे। और कनकेव इसलिए होता है क्योंकि लाइट बहुत दूर तक जाए। तो याद रखना, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए हेडलाइट में कौन सा यूज़ होता है, तो हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में आपको कौन सा यूज़ होता है, कनकेव होता है। ठीक है, कनकेव लेंस नहीं, कनकेव मिरर यूज़ होता है। तो आप कनकेव मिरर याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के कुछ यूजेस मैं आपको समझा देता हूँ, है कि नहीं। क्या कि अभी वो पूछा है तो उससे रिलेटेड कुछ और पूछ सकता है। तो देखो, कन्वेक्स मिरर जो होता है एक वाइड मिरर होता है, मतलब बहुत फैला हुआ मिरर होता है ना, जिससे आपको स्मॉलर वर्चुअल इमेज दिखता है इस तरह का। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मॉल वगैरह में इस तरह का लगा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, लोग जो भी आदमी रहता है ना, शॉपकीपर जो भी रहता है, वो सबको देख पाता
क्योंकि एक छोटा सा मतलब ये बाहर की तरफ ब्लज किया हुआ है, तो ब्लज करने की वजह से सबको देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सिक्योरिटी मिरर्स में इसका यूज़ होता है, साइड व्यू मिरर में यूज़ होता है, साइड व्यू मिरर इन कार। और उसमें देखना लिखा हुआ भी रहता है, जो गाड़ी के साइड में जो मिरर रहता है उसमें देखना लिखा हुआ रहता है क्या? ऑब्जेक्ट इन मिरर आर द क्लोजर देन द अपीयर। मतलब इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इन मिरर, वो क्या हो रहा है? अपीयर मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत क्लोज है वो, है ना, क्लोजर देन द अपीयर। तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर होता है। और ये इसको बोला है एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेन क्यों? कि इसमें सिंपल सीधी बात है यार, कि कन्वेक्स मिरर ब्लज बाहर की तरफ निकला होता है, इसलिए ऐसा लगता है। अब देखो कनकेव मिरर की यूज़ की बात करें तो इसका सेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में इसका यूज़ होता है, डेंटल मिरर में इसका यूज़ होता है। डेंटिस्ट लोग छोटा छोटा देखो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये डेंटिस्ट लोग इस तरह से मिरर ऐसे छोटा सा कनकेव मिरर डाल के चेक करता है। इससे क्या होता है कि हमें इमेज जो है, इसमें इमेज छोटा दिखता है, इसमें इमेज क्या होता है? बड़ा दिखता है। तो इससे क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा पार्ट खराब है दांत का जिसे हमें कबाड़ना है। तो ये है चीज़, ठीक है। और शेविंग मिरर में भी लोग छोटे छोटे मतलब अपना मतलब जो भी शेव कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीज़ को भी अच्छे से देख पाते हैं, इसीलिए कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग सलून में काफ़ी सुंदर लगते हैं और घर में जब आते हैं तो घर में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि घर में हम लोग प्लेन मिरर यूज़ कर रहे हैं और सलून वगैरह में कनकेव मिरर यूज़ करता है, तो इसीलिए सलून में हम काफ़ी सुंदर दिखते हैं, है ना। कार के हेडलाइट्स में उसका यूज़ होता है कनकेव मिरर का। तो देख लो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो आप देख लेना। देखो यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कौन सा ऐसा मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा? ऑलवेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो बताओ, प्लेन मिरर तो बनाता ही है ना, और कन्वेक्स मिरर भी बनाता है। लेकिन अगर हमें बोल दे कि प्लेन और कन्वेक्स दोनों बनाता है, तो यस, प्लेन और कन्वेक्स दोनों बनाता है। मैंने शुरू में ही बताया था, है ना, कि प्लेन और कन्वेक्स जो होता है ये दोनों हमेशा वर्चुअल बनाएगा। केवल कनकेव ही है जो रियल बनाता है, लेकिन कनकेव भी एक केस में वर्चुअल बनाता है। कौन सा केस? फोकस और पोल के बीच में। 108 नंबर भी हो गया। चलो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द मैग्निफिकेशन m जो है वो कितना है? 1.5 है। अगर मैग्निफिकेशन हमारे सामने कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। तो बताइए साइज ऑफ इमेज जो होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, रियल इमेज होगा, क्या होगा? ये चीज़ हमें समझना है। तो देखो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मैग्निफिकेशन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। किस किस को फार्मूला पता है? आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को फार्मूला पता होगा और बहुत कोई को नहीं पता होगा, है कि नहीं। तो इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान से समझ ले, मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फार्मूला होता है, पहला चीज़ मिरर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मिरर के लिए होता है हाइट ऑफ इमेज, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, बाई HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इसको V माइनस यू से देखें तो माइनस ऑफ V बाई यू होता है। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल। देखो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के कब इक्वल होगा? जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो। तो मैग्निफिकेशन 1 नहीं है, यहाँ 1.5 है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा। अब इसको तुम खुद से सोचो, अगर एकदम आराम से सोचो, बोल रहा है मैग्निफिकेशन 1.5 है, 1.5 है मतलब ये वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, ठीक है। ये 1 कब होगा? जैसे मान लो हाइट ऑफ, एक एग्जांपल लेते हैं तभी मैं इसको आपका लॉजिक क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी दे सकता है, 1.5 2.5 कुछ भी दे सकता है। तो देखो लॉजिक क्या है, अगर मैं मान लूँ कि मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज है उसको मैं मान लूँ 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस ही बात है कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ रहा कि मैग्निफिकेशन ऊपर है 20 सेंटीमीटर और नीचे है, मान लेते हैं आपका ऊपर है मान लो 15 सेंटीमीटर, सपोज दैट ऊपर 20 सेंटीमीटर है और ऊपर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, चलो ऊपर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नीचे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये है, क्या बोलते हैं, 15 सेंटीमीटर है, चलो हटाओ 15 सेंटीमीटर। तो 15 और 30 को अगर मैं काटूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है ना। ये वैल्यू आपको क्या प्लस ऑफ 2 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मान लो ऊपर वाला वैल्यू 15 है और नीचे वाला वैल्यू जो है वो आपका हो गया 30, तो इसको जब हम कट करेंगे तो 5 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो जब पॉइंट में आए, है ना, 1 से कम आए तो ऊपर मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। लेकिन जब पॉइंट मतलब 1 से ज़्यादा रहे
तो 1 से ज़्यादा जब रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारे पास 1.5 है, अगर ये 1.5 है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज का साइज बड़ा होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है ना, इस तरह से ऐसे है, मतलब ये ग्रेटर का साइन है। तो साइज ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और रियल तो होगा क्योंकि प्लस है इसीलिए रियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज द साइज ऑफ इमेज, और वर्चुअल इमेज है तो ट्वाइस नहीं होगा। ट्वाइस अगर रहता तो ये देखो क्या होता है, 2 आता है, लेकिन ये 2 नहीं आ रहा है। ट्वाइस मतलब 15 दूनी 30, तो ट्वाइस तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कभी बड़ा नहीं होगा इसमें, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन किसके, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर, एक पेंसिल है जिसको आधा, पार्शियली का मतलब होता है आधा, आधा उसको पानी में डुबा के रखे हैं वाटर में। अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस, वो एस्पियर हो रहा है डिस्प्लेस होते हुए एट द इंटरफेरेंस ऑफ एयर एंड वाटर। दिस इज ड्यू टू द, ये किसके वजह से आपको लग रहा है, तो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, है ना। एक पेंसिल है, देखो इस पेंसिल को इस तरह से डुबा के रखे हैं तो हमें इस तरह का देखने को मिलता है, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन शो होता है ना। सब्सटेंस 1 मैंने बताया थी, सब्सटेंस 1 मैंने कि मतलब अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन शो होता है, तो हमें इस वजह से ऐसा दिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। चलो आगे देखते हैं, है ना। आगे बोल रहा है हाउ द पावर ऑफ लेंस इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी लेंस का पावर जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो आप याद रख लेना, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 ऑफ फोकल लेंथ, 1 ऑफ द एफ। ठीक है, अच्छा, पावर ऑफ द लेंस सजेस्टेड बाय द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज +2.5 डायोप्टर, डी यानी कि डायोप्टर। देन अगर ये 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पावर, अगर हम मेरे को पावर दिया हुआ है कितना, प्लस ऑफ 2.5 डायोप्टर, तो मेरा फोकल लेंथ क्या है, पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखो सिंपल सीधी बात है, पावर का फार्मूला क्या होता था, 1/4 फोकल लेंथ होता था। तो अगर फोकल लेंथ निकाले तो फोकल लेंथ क्या होगा, 1/4 पावर होगा। तो 1/4 पावर अगर करें तो 1/2.5 डायोप्टर, यानी कि लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या होगा, 2.5 डायोप्टर है ना। अच्छा, ये जो फोकल लेंथ होता है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो फोकल लेंथ होता है ये मीटर में होता है। ठीक है, तो पावर हमारा क्या है, 2.5 डायोप्टर है, तो ये मीटर है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 25 को 10 से काटेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट, अगर इसको काटो तो क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आना चाहिए, 25 को डिवाइड कर लेते, चलो यहीं पे दिखाते, 25 को डिवाइड करें 10 से, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 0, कितने बार में आएगा, 0.4 आएगा, 0.04 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा जाता है यार कभी कभी जोश में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो ये 0.4 मीटर आया। अब इसको सेंटीमीटर में अगर कहेंगे तो सेंटीमीटर में कितना है, ये सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर कनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, ये भी तो देखना है। तो आपको इसमें इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो इस चीज़ को अगर मैं अभी बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग का चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मैं हिंट देने की कोशिश करूँ तो देखो, जो कनकेव होता है, कनकेव लेंस अगर देखें तो इस तरीके का होता है। ठीक है, कनकेव लेंस जो है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, थोड़ा डायग्राम नहीं बन रहा मेरा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें इसका फोकल लेंथ इधर इधर ऐसे रहता है, और जो कन्वेक्स होता है उसका इस तरीके का होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जिसका अगर मान लो पॉजिटिव है तो इसका एक और ट्रिक याद रख लो, या कि अगर मान लो मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, जैसे ये अगर मान लो ये कनकेव मिरर है इस तरीके का, तो इसमें फोकल लेंथ इधर आ रहा है मतलब ये नेगेटिव है, इधर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, और नीचे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव है, ये कनकेव के लिए। तो कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मिरर में अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो रहा है तो लेंस में फोकल लेंथ क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, ये लाइट चैप्टर का है, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बस याद रखना कि कनकेव लेंस के लिए पॉजिटिव, प्लस अगर आ रहा है तो कनकेव होगा, और अगर माइनस आ रहा है तो कन्वेक्स होगा।
द अमाउंट ऑफ लाइट इज इंटरिंग बाय द ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाई, क्या बोल रहा है, लाइट जो इंटर होता है, लाइट जो इंटर होता है हमारे आई में, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाई। यहाँ पे ऑप्शन है इरिस, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइट का अपना ह्यूमन आई को अपने यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर रखा है, जैसे आप समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से दो रेज निकलते हैं, एक रेज ऐसे गया और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये 2 पॉइंट, इस 2 पॉइंट पे वो स्ट्राइक करता है और ऐसे जाता है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह का होता है, क्या होता है, ये डजेंट मैटर, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले कहाँ से एंटर करता है, तो देखो ये कॉर्निया से। देखो यहाँ लिख रहा है इनकमिंग लाइट रेज आर इनिशियली रिफ्रैक्टेड एंड बेंट बाय द कॉर्निया। जो इनकमिंग लाइट रेज है वो कहाँ से, कॉर्निया से इंटर करते हैं, ठीक है। और प्यूपिल जो होता है वो लाइट जो इंटर कर रहा है रेटिना में, वो किसके थ्रू इंटर करता है, प्यूपिल के थ्रू इंटर करता है। और जो इरिस होता है वो एक रिंग लाइक मसल्स होता है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आपको यहाँ पे याद रखना है इरिस का काम क्या होता है, साइज ऑफ प्यूपिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पूछ सकता है कि इरिस का फंक्शन क्या है, तो प्यूपिल जो है उससे लाइट इंटर कर, मतलब कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन होता है, इंटर करता है प्यूपिल से, ठीक है। और इरिस प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा करता है। मान लो लाइट बहुत ज़्यादा है तो साइज, आँख का साइज जैसे छोटा हो जाता है ना। लाइट बहुत कम है तो आँख का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी एक तरह का मसल्स होता है। और फिर उसके बाद आपका लेंस आता है। तो हमारा जो लेंस होता है वो एक तरह का यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस होता है। बाकी ये ब्लड वेसल्स है। रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है जिसमें रॉड एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, इसमें रॉड एंड कॉन्स होते हैं। और ये ट्रांसफर करता है लाइट सिग्नल को किसमें, नर्व सिग्नल में, ठीक है। फिर मैक्यूला और ऑप्टिक नर्व से हमारा क्या होता है, सिग्नल जाता है ना। बाकी ये सब चीज़ आपका उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमारा ये होता है। फिर इसमें कुछ ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी होते हैं तो उतना नहीं जानना है, ठीक है। हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन ह्यूमन आइज कंट्रोल बाय, कंट्रोल किससे होता है। तो देखो कंट्रोल किससे किया जाता है, ये जो इरिस है, ये जो प्यूपिल है, वो किसके, प्यूपिल जो है वो उससे लाइट अंदर जा रहा है और इरिस क्या कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है, इरिस के द्वारा होता है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, है ना, कम ज़्यादा साइज करना है। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा आई डिफेक्ट विच इज़ फार पॉइंट शिफ्ट नियरर देन इन्फिनिटी। मतलब जो दूर का चीज़ है वो सामने दिखने लगा। मतलब ऐसा समझो कि जिसको फार साइड, मतलब जो ऐसे एक आई डिफेक्ट जिसमें फार पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया है, जिसमें फार पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है नियरर देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से। तो इसको कौन सा बीमारी कहते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बीमारी समझा रखा है। देखो नॉर्मल आई में नॉर्मल आँख में इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, फारर ऑब्जेक्ट इज़ क्लियर, इस तरह से यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है और हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लेकिन अगर कोई एक मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन मतलब जिसको नियर साइटनेस है, नियर साइटनेस नाम से मत जाना, नियर साइटनेस की नियर है। नियर साइटनेस का मतलब होता है उसको सामने का चीज़ दिख रहा है लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। देखो क्या लिख रहा है, नियर साइटेड आई इज आई बॉल इज टू लॉन्ग, उसका आई बॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कोई कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मायोपिया में जो आई होता है उसका क्या कहानी है। तो मायोपिया में जो उसका आँख होता है ना वो बहुत, उसका आई बॉल बड़ा हो जाता है और उसको फारवे वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ब्लरी दिखता है, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखता है। और इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और मायोपिया को नहीं, सॉरी कनकेव नहीं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मैंने बोल दिया, कनकेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बोल रहा है कि फार पॉइंट शिफ्ट हो गया नियर, मतलब उसको दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इस तरह के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट साइटनेस। फिर देखो मैंने यहाँ पे और भी चार्ट दे रखा है कि मायोपिया जो है इस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आदमी को सामने का चीज़ दिखाई देता है लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है। इसका करेक्शन कैसे करते हैं, तो कनकेव लेंस से इसका करेक्शन करते हैं और इसमें जो भी पावर लगता है हमारा वो माइनस लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आदमी को सामने का चीज़ नहीं दिखाई देगा और दूर का चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। और इसका करेक्शन कैसे करते हैं, कन्वेक्स लेंस से इसका करेक्शन करते हैं और इसका जो पावर आता है हमारा वो प्लस में आता है ना, प्लस में इसका जो भी पावर आता है। और प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये एक्चुअली में एज प्रॉब्लम है।
ठीक है ना, इसमें दोनों चीज़ होता है, दूर और सामने दोनों का नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज़ करते हैं। बाई मतलब कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों रहेगा उसके अंदर, है ना। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों का जो होता है ना मिर चश्मा, उसमें ऐसे ऐसे कट ऐसे इस तरह का बना हो रहता है, ठीक है। तो इसका पावर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। देखो आई लेंस हैज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोकल लेंथ। जो हम लोग का आई का मिनिमम और मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है वो इतना होता है 2.2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो ये चीज़ बहुत हो गया। चलो आगे देखते हैं। ए पर्सन होल्ड न्यूज़पेपर, एक पर्सन है जो एक न्यूज़पेपर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर फार फ्रॉम हिज आई टू रीड कम्फर्टेबली, देन ही हैज़, बताओ, बोल रहा है एक आदमी है जो न्यूज़पेपर को दूर रख के पढ़ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब उसको दूर का दिख रहा है, सामने का नहीं दिख रहा है। तो उसको कौन सा बीमारी है? उसको हाइपरमेट्रोपिया है। अगर उसको सामने का दिखता, दूर का नहीं दिखता, तो होता मायोपिया। लेकिन उसको दूर का दिख रहा है, सामने का नहीं दिख रहा है, मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है ना। तो ये अगर लॉजिक आप समझ गए तो हो गया कहानी। अच्छा, उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज ऑब्जर्व दैट वॉयलेट, या क्या बोल रहा है, वाइट लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ऑब्जर्व दैट वॉयलेट कलर बेंड्स। देखो क्या कर रहा है, जो वॉयलेट कलर है वो बेंड कर रहा है मोर देन द रेड कलर, माने रेड कलर से ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, वेवलेंथ क्या रीज़न है? तो इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। एक प्रिज्म है, यहाँ से जैसी वाइट लाइट गया ये इस तरह से ऐसे बेंड करता है। तो देखो ये पर्पल यानी कि वॉयलेट कलर जो है वो सबसे नीचे आ रहा है, सबसे ज़्यादा बेंड कर रहा है, और जो रेड है वो सबसे कम बेंड कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा होने से ये अपने अपने पाथ से भटकता नहीं है, लेकिन इसका वेवलेंथ कम है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ कम होने की वजह से वो ज़्यादा बेंड कर रहा है, और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो कम बेंड कर रहा है। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? देखो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ये वेवलेंथ ऑफ ऑल कलर आर सेम, ये तो पहले ही गलत हो गया। सारे कलर का वेवलेंथ तो कभी भी कोई कीमत पे नहीं सेम हो सकता है। पूरा वॉयलेट का वेवलेंथ ज़्यादा है रेड से, ये भी गलत है, ठीक है। वॉयलेट, हाँ, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है किससे? वॉयलेट से, तो ये सही है। ये लैम्डा है ना, ये साइन जो है ये लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ स्काई व्यू फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून। मून के सरफेस से हमें स्काई का कलर कैसा दिखेगा? तो मून में एक्चुअली में स्काई, हम लोग को स्काई का कलर इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है। लेकिन मून के सरफेस से अगर हम लोग स्काई का कलर देखें तो वह हमें ब्लैक दिखेगा, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा सीन होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन साइज, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है, उसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर में रखा हुआ है। तो पहले हमको इससे पूछ रहा है कि बताओ उसका नेचर क्या होगा इमेज का, मैंने रियल होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कॉमन सेंस, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सोचो कनकेव मिरर है, एकदम कॉमन सेंस वाला तरीका बता रहे, ट्रिक। ये मान लो इस तरह कनकेव मिरर है, ठीक है। अब कनकेव मिरर में बोल रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माने ऑब्जेक्ट जो हम रखे हैं, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट हमको बोल रहा है कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे। तो हम बोल देते चलो 20 सेंटीमीटर पे हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, कनकेव मिरर बना लिए। और इसका फोकल लेंथ कितना बोल रहा है, बोल रहा है इसका फोकल लेंथ है, मान लो यहाँ पे आ जाओ, बोल रहा फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तुम बताओ ये कौन सा केस पूछ रहा है तुमसे, तुम खुद से सोचो। 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो है हमारा ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर का। तो मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, क्योंकि 15 दूनी 30 करेंगे तो जाके हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना होता है, तो ये 30 पे आएगा। तो उसके बीच में रखा हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, रियल तो पहली बात बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बराबर बनता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बड़ा होने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके भी बना सकते हो ये वाला फार्मूला लाके, 1/f = 1/v - 1/u वाला, है ना। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, इसके लिए साइन कन्वेंशन वगैरह इस क्वेश्चन के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका कुछ दाम नहीं है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक लाइट ऑफ वेवलेंथ इस कितना है, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर, और वो कहाँ है, एयर में।
इंटर थ्रू अ ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो बता रहा है कि चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा। मतलब एक लाइट है जिसका वेवलेंथ आपको दे रखा है 750, ठीक है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, वो कितना दे रखा है, ओहो, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर है यानी कि 10⁻9, -9 हो जाएगा, नैनो है ना, हाँ, तो -9 मीटर, इतना मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। हालांकि नैनोमीटर को हम ऐसे चेंज नहीं करते क्योंकि बाकी आंसर भी हमारा ऑप्शन भी नैनोमीटर में है, मैंने देखा नहीं था, तो ऑप्शन भी हमारा नैनोमीटर में, इसलिए इसको कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो 750 नैनोमीटर हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, वो हमें दे रखा है 1.5, ठीक है। तो बोला चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, तो देखो म्यू का जो फार्मूला होता है ना, म्यू का फार्मूला बेसिकली होता है c/v, ठीक है। c यहाँ पे होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे हमारा हो जाता है 3 × 10⁸ और जो हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से v निकालूँ, ठीक है, ये v उधर चला जाए, यहाँ पे ना करके मान लो हम ये v को उधर भेज दें, तो v = क्या होता है, c/μ होता है, तो ये म्यू इधर आ जाएगा, तो c हो गया 3 × 10⁸, और ये जो म्यू है ना, ये एक्चुअली में 1.5 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसको हम काटे तो 1.5 को 3 से काटे तो आ जाएगा 2 × 10⁸, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमारा वेलोसिटी हो गया है तो हमारा जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा, वो चेंज इन वेवलेंथ क्या आएगा, लैम्डा डैश = लैम्डा बाई जो हमारा म्यू आया हो, ठीक है। तो लैम्डा डैश = लैम्डा हमारे पास कितना है 750 और हमारे पास म्यू कितना है 1.5, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 500 नैनोमीटर आएगा। तो हमारा आंसर यहीं पे था, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है। तो इतना ही सॉल्व करना था कि जो नया वेवलेंथ आया है वो कैसे आएगा, तो उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, जो भी वेवलेंथ हमको दिया है 750 उसको म्यू से डिवाइड करेंगे, नया वेवलेंथ। लेकिन इस चीज़ को मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी वेलोसिटी भी पूछ देता है निकालने के लिए, तो वेलोसिटी पूछेगा तो ऐसे निकालना, और अगर नया वेवलेंथ पूछेगा तो ऐसे, तो 500 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेरा ना लेजी लग रहा होगा पढ़ाने का तरीका, क्योंकि अभी एक्चुअली में रात के शायद मे भी हमको जहाँ तक लगता है 1, 1:30 या 2 बज रहे होंगे, है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो होता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर द 2 lenses, वन इज़ कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अनदर इज़ अ कनकेव ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन। बोला दोनों को, एक का फोकल लेंथ है, अरे यार हाँ सॉरी, एक का फोकल लेंथ है आपके सामने कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और एक का फोकल लेंथ आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक है आपका कनकेव, सॉरी एक है आपका कन्वेक्स, एक है आपका कन्वेक्स और एक है आपका कनकेव। तो इसका कॉम्बिनेशन बताइए। तो देखो कॉम्बिनेशन जो होता है ना, फोकल लेंथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 1/f + 1/f। मान लीजिए f1 है या f2 है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ साइन कन्वेंशन समझना होगा कि कन्वेक्स के लिए क्या होता है, कनकेव के लिए क्या होता है। तो फिर से अगेन वही चीज़ देखते हैं। ये अगर मान लो हमारा मिरर है, तो इधर जो होता है वो कनकेव के लिए होता है, तो इधर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कनकेव में जो हमारा फोकल लेंथ होता था वो किधर होता था, फोकल लेंथ या कर्वेचर सब किधर होता था, इधर। मतलब कनकेव में जो भी 25 सेंटीमीटर है वो नेगेटिव है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/20 - 1/25 हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करें तो 20 और 25 का एलसीएम जो अगर हम यहाँ पे करने जाएं तो लगभग यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करके वही आपका ये 0.01 के, अगर इसका हम एलसीएम देखें तो देखो एलसीएम क्या होगा, 20 और 25 का एलसीएम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर ही देते हैं। ये 100 हो गया, 20 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में, और 25 के टेबल में, सॉरी 20 के टेबल में 5 बार में, सॉरी ये 20 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, ये 5 बार में आ जाएगा, है ना, और ये हो गया 4 बार में। तो ये हो गया 1/100 और 1/100 आ गया, मतलब 0.01 आ जाएगा, है ना। तो 0.01 जो है ये क्या आएगा आपका, नया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। बोल रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3। अगर बोल रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है, तो बताओ कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो इसका उल्टा कर दो,
क्या बोला, वाटर का रिस्पेक्ट में एयर का बोला 4/3, तो एयर का रिस्पेक्ट में वाटर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब हो रहा है एक पर्सन है जिसको रिक्वायर है लेंस ऑफ पावर माइनस ऑफ 0.50 डायोप्टर, सो वेयर ही इज हीज फार पॉइंट। तो देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका पावर कितना दे रखा है हमारे सामने, पावर इसका दे रखा है माइनस ऑफ 0.50 डायोप्टर। सबसे पहली बात तो हमें ये दे रखा है। अब अगर इसका हम फोकल लेंथ निकालेंगे, बुरा इसका हमें ये फार पॉइंट पूछ रहा है, फार पॉइंट यानी कि फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पावर हो जाएगा। 1/पावर इसका कितना है, माइनस ऑफ, माइनस से भी मतलब नहीं, माइनस हटा देते हैं, 0.50, यही होता है ना, बहुत मिस्टेक होता है। कितना होता है, 0.50। अब इसको सॉल्व करो यार, सॉल्व करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 0 और नीचे आ जाएगा 50, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो 2 मीटर आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, 2 आएगा। ठीक, चलो, नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम द लॉन्ग साइटनेस, मतलब जो इसका नियर पॉइंट होगा लॉन्ग साइटनेस से जो सफ़र कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो आदमी लॉन्ग साइटनेस को सफ़र कर रहा है, लॉन्ग साइटनेस यानी कि उसको दूर का चीज़ क्लियर दिख रहा है, सामने का चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसका जो आई बॉल है ना वो शिफ्टेड हो गया, वो आई बॉल बड़ा हो गया है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्या है, ये 25 सेंटीमीटर से कम है, और ये क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 125 से ना हमारा जो पार्ट आने वाला है, 125 क्वेश्चन नंबर से हमारा पार्ट आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और हमारा मैग्नेटिक का, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर अब हमारा आ जाता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस साल का जो पूरा क्वेश्चन था वो प्रॉपरली 10 बेसिस पे बना था, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आ गया, और अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एक्चुअली में लाइट था और ह्यूमन आई था। ठीक है, अब लाइट और ह्यूमन आई पे टोटल आपका समझो कि लगभग 125 क्वेश्चन इस पे दे रखा, मतलब 25 क्वेश्चन इस पे दे रखा था और 25 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से देगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा दिन मतलब नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया, तो 25 क्वेश्चन आपने देखा ये लाइट के सारे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसके बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड या अपने कलीग या अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें, इन्फॉर्म करें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।